नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पहले मैंने आपसे वादा किया था कि एक प्रयास है हमारी ओर से इस चैनल के माध्यम से आपके समसामयिकी को और जो आयोग की जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसके संदर्भ में कुछ चर्चा संवाद स्थापित किए जाएं, जिससे हमारे ज्ञान को विस्तार मिल सके। इसी क्रम में मैंने आपसे जैसा कहा था कि एक करंट अफेयर्स की एक सीरीज हम लेकर के आएंगे, उससे संबंधित जो तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने बताया हुआ है, अब जो क्वेश्चन आयोग की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तथ्य आधारित होते हैं और बहुत डीपली पूछा जाता है। जैसे केवल आप सरसरी तौर पर अगर कोई किताब पढ़ लेते हैं कि नहीं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो बिजली से संबंधित है, इसमें 500 GW जो है गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता उत्पादन करने हेतु भारत प्रयासरत रहेगा। तो इससे केवल काम नहीं चलेगा, इससे संबंधित कई तथ्यों पर विचार करने को देता है, कथन 1 कथन 2, और तब जाकर के आप जो है उस पर अपने विचारों को तब जाकर के आप वहाँ पर अपने आंसर्स को देख पाएंगे और सही आंसर का चयन कर पाएंगे। तो इसी क्रम में पहले हमने 3 और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की थी, इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था। प्रयास किया गया है कि इस वीडियो को उससे थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए और जो हमारा ये है कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो। उत्तरोत्तर हम प्रयास करेंगे कि इसी चैनल के माध्यम से हम अपने वीडियो की क्वालिटी को भी कुछ बेहतर करें और आप सबके समक्ष सीमित संसाधनों में एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस पर चर्चा करते हैं। आज का पहला हमारा जो कंटेंट है वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो मित्रों, इस पर आकर के इससे संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं और हो सके तो आप इस पर अपने नोट्स बना लीजिएगा। और मैं अपनी ओर से अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा इस चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं इस PDF को प्रेषित कर दूंगा, उसे आप डाउनलोड करके उसे भी अपने नोट्स के रूप में रख सकते हैं। लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा जो नोट्स आपको दिया जा रहा है या किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी स्रोत से अगर आप कोई बना बनाया नोट्स लेते हैं तो प्रयास कीजिए कि उससे संबंधित तथ्यों को किसी ऑथेंटिक सोर्स से देखते हुए फिर अपना खुद का नोट्स बनाइए, जिससे आपको भी याद होगा और आपको भी कुछ नई चीज़ें भी हो सकता है पता चले जो शायद हमसे मिस हो गई हों। ठीक है, तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ग्लासगो जो यूके में है, वहाँ पर एक COP26 2021 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसे COP26 का नाम दिया गया था। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वर्ष 2030 तक 500 GW गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने हेतु भारत प्रयासरत है। और इसी प्रयास हेतु जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट के आधार पर भारत इस क्षमता, किस तरह की क्षमता, रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं जो वो ऊर्जा जिसे फिर से रिन्यू किया जा सके, नवीनीकृत किया जा सके, हिंदी में से बोलते हैं नवीनीकृत ऊर्जा। ठीक है, तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत के अंदर ये क्षमता जो है, यह कैपेसिटी जो है, विश्व के दृष्टिकोण से, विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो भारत इस क्षमता के संदर्भ में चौथे स्थान पर है। इसमें क्रमशः पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का चौथा स्थान है और सौर ऊर्जा क्षमता में भारत 5वें स्थान पर है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे जानबूझकर मतलब बहुत ध्यान से इसे याद करिएगा कि पवन ऊर्जा क्षमता में, मतलब पवन ऊर्जा एक तरह की नवीनीकृत ऊर्जा है जिसके उत्पादन के संदर्भ में भारत का चौथा स्थान है। मतलब यह क्षमता है भारत में, विश्व पटल पर वो चौथा स्थान रखता है कि पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकने की क्षमता उसमें विद्यमान है, उसमें चौथा। और सौर ऊर्जा में इसी संदर्भ में 5वें स्थान पर भारत का स्थान है। प्रश्न पूछ सकता है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में क्रमशः भारत का स्थान चौथा और 5वां। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 13 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। ध्यान दीजिएगा कि 1 करोड़ घर हैं, जो भारत की जनसंख्या के 1 करोड़ लोग होंगे, उनको इस योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगानी है सरकार को। इस योजना से प्रत्येक परिवार माह की 300 यूनिट बिजली मुफ्त में प्राप्त कर सकेगा, और यदि वह इससे अधिक के मतलब सरप्लस बिजली उत्पादित कर लेता है तो 15,000 रुपये से 18,000 रुपये तक की भी बचत वह प्रतिवर्ष कर सकेगा। यह सरप्लस वो क्या करेगा, किसी कंपनी को बेच सकता है, कोई इंडिविजुअल, और उससे जो है उसे 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी अगर वह सरप्लस उत्पादित करता है तो, अन्यथा उसे 300 यूनिट तक की बिजली जो है मुफ्त मिल जाएगी। विद्युत बिल कम करने के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उत्पादन करेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसी क्रम में आगे एक अन्य बिंदु पर विचार करते हैं कि इस योजना की शुरुआत 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से शुरू की गई है। तो ये कुछ बिंदु थे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित। इसे देख करके आप पॉइंट्स वाइज इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। इससे संबंधित आयोग में कोई भी प्रश्न आता है या बीपीएससी में कोई प्रश्न आता है, यूपीपीएससी में कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसा कि आपको विदित हो, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने यूसीसी जो समान नागरिक संहिता पर बात की थी, जो तथ्य बताए हुए थे, उससे संबंधित एक प्रश्न अभी बीपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा हुई थी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें भी आया हुआ था। तो इसी तरह से अगर आप पढ़ते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपको नई चीज़ बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप भी खुद भी अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन हमारे वीडियो के मार्फत हमने ये प्रयास किया कि कम मेहनत में आपको कम मेहनत करनी पड़े, इसलिए हम मेहनत करके आपके समक्ष ये कंटेंट ला रहे हैं। आइए इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, इस पर चर्चा कर ली जाए। भारत रत्न 2024। जैसा कि आपको पता है, इस बार भारत रत्न 2024 जो है 5 लोगों को दिया गया है, और 5 लोगों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो कथन या कहिए जो तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक की संज्ञा दी गई है, उन्हें मरणोपरांत यह जो है भारत रत्न का वो दिया गया है। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, और इन्होंने और भी बहुत कुछ चीज़ें की थी। जैसे इन्होंने जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी उसको समाप्त किया था, ठीक है, और 2 बार बिहार के यह मुख्यमंत्री रहे थे। इसके साथ ही कर्पूरी ठाकुर ने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके आरक्षण को लेते हुए भी बिहार में एक जो है उल्लेखनीय कार्य किया हुआ था, इसलिए बिहार में इन्हें बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। और बिहार ही नहीं, भारत रत्न मिल जाने के साथ ही, भारत रत्न इनको मिला है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में ही ये एक महती भूमिका रखते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पे जाने जाते हैं। एक अन्य व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, इनको आप जानते होंगे क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, और इन्हें भी भारत रत्न मरणोपरांत मिला है। भारत के प्रधानमंत्री समेत उत्तर प्रदेश के यह 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला बड़ा नाम, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये अभी विगत कुछ वर्षों से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे भारतवर्ष के, और बीजेपी के मुख्य संस्थापक थे। राम रथ यात्रा समेत भारत उदय यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा के पुरोधा थे। राम मंदिर आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें भी जो है भारत रत्न 2024 के लिए चयनित किया गया है, और इन्हें मतलब जीते जी मिल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों को मरणोपरांत मिला। जो 5 लोगों के नाम हैं उनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है। केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी एक ऐसा नाम है जो जीवित रहते हुए इस रत्न को, इस पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। एक ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी है क्योंकि आपसे अगर इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं कि निम्न में से किन्हें मरणोपरांत
मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ, या जिन्होंने जीवित रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किया। उसमें हो सकता है 3 जो विकल्प हैं वो कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव जी से लेते हुए रख दिए जाएं और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम हो। तो इससे आपको ये बात याद रखने, ये इनका नाम इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं 2024 में जिन्हें भारत रत्न मिला है, उनमें से ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए भारत रत्न को प्राप्त किया। और ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तात्कालिक सत्ता पक्ष बीजेपी के मुख्य संस्थापक थे। आइए, नया जो अगला नाम है वो है श्री MS स्वामीनाथन जी का। ये कृषि वैज्ञानिक थे, मरणोपरांत ही इन्हें भी जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ है। भारत में हरित क्रांति के जनक थे। प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार समेत कई पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्वामीनाथन जी के लिए कि इन्होंने प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं। अगला नाम है PV नरसिम्हा राव जी का, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें भी मरणोपरांत ही यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, भारत रत्न। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। तो मित्रों, ये कुछ तथ्य थे भारत रत्न 2024 से संबंधित व्यक्तित्व जो हैं उनसे संबंधित कुछ तथ्य थे जिसके आधार पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में एक बहुत ही ज्वलंत और एक तात्कालिक जो है तथ्य, एक घटना जो सदियों तक याद की जाएगी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में कुछ कथन आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की गई। बहुत लोग जैसे स्पष्ट तौर पर ये जान लें कि श्री राम के बाल स्वरूप के विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिमा की स्थापना 18 जनवरी को हुई और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई है। मतलब यह जो मूर्ति थी, जो यह प्रतिमा थी रामलला की, वो 18 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो था वो 22 जनवरी को हुआ था। प्रतिमा हेतु कर्नाटक के 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कृष्णशिला पत्थर हैं जो कर्नाटक से लाए गए थे, उन पत्थरों का प्रयोग मूर्ति के निर्माण के लिए किया गया है। इसे ग्रेफाइट, मतलब कृष्णशिला पत्थर जो है वो ग्रेफाइट है, ठीक है। कहीं कहीं ग्रेफाइट भी आपको दिखने को मिलेगा, वैसे इसका विशेषता जो नाम है वो कृष्णशिला पत्थर है। प्रतिमा का वजन 200 किलोग्राम है और ऊंचाई 4.24 फीट है। प्रतिमा में 5 वर्ष आयु के श्री राम लला को खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। इसका आधार कमल का फूल है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रतिमा के दोनों तरफ दशावतार दर्शाए गए हैं, मतलब जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उनको दोनों तरफ अंकित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। ऊपर के हिस्से में सूर्य भगवान एवं निचले हिस्से में गरुड़ एवं हनुमान जी प्रदर्शित किए गए हैं। मूर्तिकार अरुण योगीराज जी हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो श्री राम लला की मूर्ति है उसका निर्माण जो है, उसके जो मूर्तिकार हैं वो अरुण योगीराज जी हैं। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर 3 मंजिला निर्मित है जिसमें 392 खंभे और 44 द्वार हैं। प्रथम तल पर राम दरबार भी निर्मित है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है। अगला तथ्य भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंदिर में 5 मंडप हैं जिनके नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि कंटेंट है या जो पॉइंट है श्री राम मंदिर के संदर्भ में, कि मंदिर में 5 मंडप हैं जो क्रमशः नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप के नाम से। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये हो सकता है कि आपके प्रश्न इससे बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्रम में इसे देखते हैं, अगला तथ्य देखते हैं जो श्री राम मंदिर से संबंधित है।
मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें सूर्य तिलक यंत्र लगा हुआ है, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष रामनवमी को सूर्य की किरणें श्री राम जी के मस्तक पर पड़ेंगी। इस यंत्र को CSIR ने डिजाइन किया है और IIA बेंगलुरु के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। ये महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो यह वीडियो है, जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है, उसका जो एक वीडियो है यह समाप्त होता है। और इसी के क्रम में हम और भी प्रयास करेंगे कि इसी के साथ और भी जानकारियाँ जो हैं आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएं। यह जो PDF है मेरी, जो मेरे द्वारा बनाई गई है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रेषित कर दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हमारा उत्साह बढ़ता रहे, ताकि हम इस तरह के प्रयास करते रहें। और प्रयास रहेगा कि आगे और भी वीडियो को परिमार्जित करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जय हिंद, जय भारत।